हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 9वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पढ़ रहे थे और जो हमारा आज का चैप्टर है वो है शुक्र तारे के समान। तो ये जो हमारा जो पाठ है उनको स्वामी आनंद ने लिखा है। ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया है और ये लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को इसमें दर्शाया गया है। तो जो हमारा चैप्टर है वो इस प्रकार है। इसका नाम है शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं है। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कल के रूप में इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुक्त करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पे उन जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हमाल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बाबरची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वह गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्यूबन के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के नीडर अंग्रेज संपादक हॉर्नी मैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल वेंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। उनमें अंतिम श्रीमती वैसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, लेकिन उनमें क्रॉनिकल वाले हॉर्नी मैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। हर्निमन लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उन्हें सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाए। गांधी जी को तो इनकी सख्त ज़रूरत ही उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, ये सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिक को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ दिनों
कुछ ही दिनों के बाद संपादक सहित दोनों साप्ताहिकों की ओर छापे खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहाँ भी होते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पे बराबर टिक्का टिप्पणी करते थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों से तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पे शाह को सफ़ेद और सफ़ेद को शाह करना होता है। साहित्य और संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन इन दोनों ने उसी समय से टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा कंच देवयानी की कथा पे टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम पर जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस यानी कि सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता है। बड़े बड़े सिविलियंस और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। बड़े बड़े देसी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रणी, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथ संगी साथी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें कुछ भूलें या कमियां खामियां मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी में या तो नोट वही में मजाल थे कि कोमा मात्र को भी भूल मिल जाए। गांधी जी कहते महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों तले अंगुली दबाकर रह जाते थे। बच्चों, ये यहाँ कहा जा रहा है कि जो महादेव जी थे वो बहुत ही निष्ठाप्रद थे, बहुत ईमानदार थे और वो महात्मा गांधी के साथ उनकी परछाई के रूप में चलते थे। उनके सब आंदोलन में उनके साथ रखे थे और जो भी उनकी वार्तालाप, जो भी बड़े नेताओं से उनकी भेंट होती थी, वो पूरा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते थे, पूरी तरह उनको पूरा व्याख्या व्यंग के साथ पूरा लिखते थे। और उन जो गांधी जी थे उनको महादेव के लिखे नोट पे इतना विश्वास था कि जब भी कोई भी गलत चीज़ होती तो वो कह देते कि उनके नोट से आप मिलान कर दिए, जिससे लोगों को दांतों तले अंगुली दबाना पड़ता था। लुई फिशर और गुथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करने के उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे।
साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों के ऊपर भी बर्थ पर बैठकर ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें पढ़ते रहते थे अथवा यंग इंडिया और नव जीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राएं, हर स्टेशन पर दर्शकों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदाय, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीत के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजफे रफा करते, किसी को उनका कोई पता ही नहीं चल पाता। वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फ़र्क शायद ही कभी रहता हो। और वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। सूत यानी जो हम चरखे से जो धागा बनाते हैं उसको सूत बोला है। अपनी इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान, गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी, मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। इनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के समान दूधों नहला देती थी। उसमें सरोबार होने वाले उनके मन की उनकी मोहिनी का नशा कई दिन तक उतरता नहीं था। यहाँ बच्चों ये बताया गया है कि जो महादेव जी लिखते थे ना, वो किसी को ठेस पहुँचाने के लिए मतलब किसी को भी थोड़ा सा भी दुख नहीं होता था। उनके जो लिखे शब्द थे वो चंद्र शुक्र की प्रभा के समान थे जो दूधों नहला देते थे। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गूंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं की जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यवस्थाओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके। इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद है। प्रथम श्रेणी की शिफ्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयाँ, आंदोलन और समाचार पत्रों की चर्चाओं की भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उनके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934 से 35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनबाड़ी में रहते थे। बाद अचानक मगनबाड़ी से चलकर सेगाम की तरफ सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहाँ के 1-2 झोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मगनबाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुँचे थे। वहाँ दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल जाते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में से वह एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते की जी बना ही रहा। वे व्रतहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, हे रे जखम जोगे नहीं जशे, ये घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुँह से महादेव ही निकलता। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी कितनी अच्छी है। मतलब ये गांधी जी को जो उनकी कर्मठ उनके साथ हमेशा खड़े रहे महादेव जी के बारे में है। और महादेव जी शुक्र तारे की समान अचानक से ही गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, अनवर चलते रहे, गांधी जी के सहयोगी रहे, गांधी जी के साथ चले। तो इससे उनका जो था वो मतलब उनका जो शरीर था वो धीरे धीरे क्षुब्ध होता गया और जिससे उनकी मौत का कारण बना।
तो प्यारे बच्चों, ये मेरी क्लास कैसी लगी, आप सभी को समझ आई होगी। तो हम अगली जो क्लास है उसमें इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। बच्चों, अगर मेरी बताई क्लास आपको अच्छी लग रही है, आप उसमें रुचि ले रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलते हैं अपनी एक नई क्लास के साथ।